गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक अधिनायकवाद, अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप, निरंकुशतावाद, तानाशाहवाद, सर्वसत्तावाद के उदय के कारण। कैसे कौन से कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप अधिनायक तंत्र का उदय होता है, अधिनायक तंत्र की बात होती है और अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने अधिनायक तंत्र क्या है और उसमें अपन ने ये स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति का शासन है जिसने सहमति अथवा असहमति से शक्ति को प्राप्त किया है और उसकी शक्ति असीमित है, उसके आदेश जनता को मान्य हैं। इस प्रकार से अधिनायक तंत्र में समस्त शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होती हैं। फिर अधिनायक तंत्र के दो प्रकार पढ़े अपन ने, जिसमें प्राचीन काल में अधिनायक तंत्र का रूप क्या था और उसमें ये स्पष्ट किया अपन ने कि संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष अधिकार व्यक्ति विशेष को दिए जाते थे, जिसे मजिस्ट्रेट कहा जाता था। वो अधिनायक था और उसके आदेश ही सर्वमान्य होते थे। जैसे ही संकटकालीन परिस्थितियाँ समाप्त होती हैं, सामान्यकालीन परिस्थितियों की शुरुआत होती है, व्यवस्था है, न्याय है, शांति है, तो उसको वो अधिकार वापस देने पड़ते थे। कालांतर में इस अधिनायक तंत्र का, इस अधिनायक का रूप बदल गया और हमने इसमें दो रूप पढ़े, एक स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र, एक सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र। फिर उसके गुण पढ़े और उसके गुण पढ़ेंगे, उसके दोष पढ़ेंगे, उसके उदय के कारण पढ़ेंगे। सबसे पहले जहाँ तक अधिनायक तंत्र के उदय के कारणों का प्रश्न है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो 1914 से लेकर 1919 तक चला, लोकतंत्र के उदय के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने कहा था कि हम यह युद्ध लोकतंत्र और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन युद्ध के बाद लोकतंत्र की बजाय अधिनायक तंत्रों की स्थापना होगी। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जनता का शासन हो, लेकिन लोकतंत्र की बजाय अधिनायक तंत्रों की स्थापना होगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौरान जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूगोस्लाविया में अधिनायक तंत्रों की स्थापना हुई। इसका जो प्रमुख कारण रहा वर्साई की संधि। कुछ विचारक ये स्पष्ट करते हैं, ये कहते हैं, ये अपना तर्क देते हैं क्योंकि ये संधि अन्याय पर आधारित थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों पर इस संधि को जबरदस्ती लागू कर दिया था। जो विजेता राष्ट्र थे उन्होंने पराजित जो हारे हुए राष्ट्र थे उन पर इस संधि को जबरदस्ती लागू कर दिया। हिटलर और मुसोलिनी ने मुख्य रूप से अपने देशों में लोकतंत्र को तैयार कर अपने राष्ट्रों को सम्मान की स्थिति में लाने के लिए वहाँ पर अधिनायक तंत्रों की स्थापना करी। लोकमत को तैयार किया उन्होंने, जनता को अपने समर्थन में लिया और वहाँ पर अधिनायक तंत्रों की स्थापना हो गई। दूसरा जो प्रमुख कारण था आर्थिक संकट। 1930 में विश्वव्यापी मंदी छा गई और जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, त्राही होगी। लोकतांत्रिक शासन जो था वो आर्थिक मंदी को उत्पन्न करने वाली समस्याओं का समाधान करने में असफल दिखाई देने लगा। इस आर्थिक संकट ने भी
अधिनायक तंत्र की स्थापना में पहल करी और अधिनायक तंत्र का उदय होता है, अस्तित्व आता है। तीसरा जो प्रमुख कारण कह सकते हैं हम कि जर्मनी इटली के जो तानाशाह शासक थे वह संसदीय व्यवस्था के प्रति शंका उत्पन्न करते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए अधिनायक तंत्र ही आना चाहिए। उस समय जो लोकतंत्र था वो अपनी शैशव अवस्था में था। प्रथम युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन ये युद्ध के बाद बढ़ती बेकारी यानी बेरोजगारी, आर्थिक संकट, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसलिए लोकतंत्र का जो विश्वास लोगों में था वो टूट गया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें वर्साई की संधि, आर्थिक संकट 1930 का, संसदीय व्यवस्था के प्रति तानाशाह शासकों ने अपनी शंका व्यक्त करी, और उस समय जो लोकतंत्र था वह जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, जो आर्थिक संकट था, कुछ और समस्याएं थी, उनका समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाया, क्योंकि वह भी अपनी शैशव अवस्था में था, अभी इसकी शुरुआत हुई थी। इसलिए लोकतंत्र का जो विश्वास बन रहा था लोगों में वो टूट गया। तो ये अधिनायक तंत्र के कुछ कारण यहाँ पर हमने स्पष्ट करने के प्रयास करें। अब जहाँ तक अधिनायक तंत्र के कुछ गुण का प्रश्न है, क्योंकि एक व्यक्ति का शासन है, सारी की सारी शक्तियाँ उसमें निहित रहती हैं, उसके आदेश ही अंतिम माने जाते हैं, जनता को उन आदेशों की पालना करनी पड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है। इसमें नंबर 1 पे हम कह सकते हैं शासन की कुशलता। शासन की कुशलता और शासन सुदृढ़, मजबूत, स्थिर रहता है। तो अधिनायक तंत्र की जो पहली हमने अच्छी चीज़ देखी या गुण देखा, एक तो मजबूत, सुदृढ़, स्थिर और कुशल शासन की यहाँ पर हम व्यवस्था को देख सकते हैं। दूसरा जो गुण है, संक्रमण काल में उपयुक्त है, क्योंकि शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। किसी प्रकार का संकट आ जाता है, किसी प्रकार की संक्रमण की स्थिति आ जाती है, और शीघ्र निर्णय कौन लेगा? जिसके हाथ में पॉलिटिकल पावर है। अब पॉलिटिकल पावर किसके हाथ में? एक व्यक्ति विशेष के हाथ में। तो संक्रमण काल में ये उपयुक्त शासन व्यवस्था है। तीसरा जो प्रमुख गुण कह सकते हैं हम कि राष्ट्रीय एकता की स्थापना, नेशनल इंटीग्रेशन। क्योंकि एक व्यक्ति शासन चला रहा है, एक दल है, संपूर्ण पॉलिटिकल पावर एक व्यक्ति के हाथ में निहित है, तो ऐसी स्थिति में जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो लोग उसके आदेशों की पालना कर रहे हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की बात दिखाई देती है। इसके साथ तीव्र आर्थिक विकास, कि लोकतंत्र में तीव्र आर्थिक विकास, जैसा कि इसके आलोचक कहते हैं लोकतंत्र के, कि लोकतंत्र में आर्थिक विकास नहीं होता। यहाँ पर हम देखें तो तीव्र आर्थिक विकास की सारी के सारी जो पावर है वो व्यक्ति विशेष में है, इसलिए तीव्र आर्थिक विकास यहाँ पर देखा जाता है। चारों तरफ जो विकास है वो इसी की देन है। तो इसके 2 प्रमुख यदि हम स्तंभ देखें तो वो है नंबर 1 नियंत्रण और अनुशासन, इसके मूल स्तंभ है। जो 2 मूल पिलर हैं, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, कंट्रोल और डिसिप्लिन, नियंत्रण और अनुशासन, इस अधिनायक तंत्र के मूल स्तंभ हैं, मूल पिलर हैं। इसी के आधार पर ये शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। अब चूँकि हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। तो अच्छाइयाँ देखिए, अपन ने गुण देखे। अब दोष को यदि हम देखें तो सबसे जो खास चीज़ हमको दिखाई देती है वो यहाँ शक्ति का अत्याचार प्रयोग किया जाता है। कि जिसके पास पावर है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, मनचाहे तरीके से आदेश निकालता है, मनचाहे तरीके से अपने काम मनवाता है, और जनता को डर से उन आदेशों की पालना करनी पड़ती है। तो शक्ति का मिसयूज़ है, शक्ति का अत्याचारी प्रयोग होता है। दूसरा जो अवगुण है, जो दोष कहते हैं हम, व्यक्ति की उपेक्षा। यहाँ पर व्यक्ति की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है,
यहाँ व्यक्ति को बिल्कुल उपेक्षित है, व्यक्ति केवल यस-मैन है, व्यक्ति केवल आदेशों की पालना करना मात्र है। नागरिक स्वतंत्रताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, यानी नागरिक स्वतंत्रता का पूरी तरह से दमन किया जाता है। पूरी की पूरी नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया जाता है। नागरिक अपनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानना अनुपयुक्त है। अधिनायक तंत्र जो बात का राज्य साध्य है, एम है, उद्देश्य है, और इस साध्य की प्राप्ति का साधन व्यक्ति है। तो ये बहुत बड़ा अवगुण है, बहुत बड़ा दोष है इस अधिनायक तंत्र का। नेक्स्ट दोष या कमी हम कह सकते हैं अस्थायी शासन व्यवस्था। परमानेंट चीज नहीं है। जैसे ही लोकमत ने इसको नकारा तो वो जो तानाशाह शासक है उसको अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ता है। तो ये अस्थायी शासन व्यवस्था है। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता को भी खतरा उत्पन्न होता है और हमेशा क्रांति का और षड्यंत्रों का वातावरण बना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्रांति हो सकती है, षड्यंत्र हो सकते हैं, तो हमेशा उसका वातावरण बना रह सकता है। तो इस प्रकार कुछ हमने गुण और इसके दोष को यहाँ पर गिनाया। आगे हम कह सकते हैं कि यह कई गुणों दोषों से युक्त है, परंतु फिर भी कुछ परिस्थितियों में यह शासन व्यवस्था एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था भी है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने, नौकरशाही की अव्यवस्था को दूर करने और संकट काल में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सकती है। तो आज हमने जो पढ़ा वो अधिनायक तंत्र के बारे में पढ़ा। अधिनायक तंत्र क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं और उसकी उत्पत्ति के कारण क्या है। तो अधिनायक तंत्र क्या है यदि हम संक्षेप में देखें, इसके दो मूल चीज़ नियंत्रण और अनुशासन। एक व्यक्ति का शासन है जिसमें सारी की सारी पॉलिटिकल पावर एक व्यक्ति में निहित होती है, जिसने सहमति अथवा असहमति दोनों तरीके से शक्ति को प्राप्त किया है। वन मैन शो है और जनता के स्वतंत्रताएं कुछ भी नहीं है। जनता के अधिकारों का यह हनन है। राज्य साध्य माना जाता है और व्यक्ति उस साध्य की पूर्ति का साधन माना। तो लोकतंत्र एक चीज़ और अधिनायक तंत्र दूसरी चीज़। धन्यवाद।